हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अशोक कुमार चौधरी। सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में आ जाते हैं आफ्टर दे कंप्लीट देयर एलएलबी और एलएलएम और सॉरी बीएलएलबी 3 and 5 year courses which we have available. So लोगों के मन में ये सवाल आ जाते हैं कि हम एनरोलमेंट कैसे करवाएं, अब हम मेंबर कैसे बने किसी स्टेट बार के, ये एनरोलमेंट का फॉर्म कहाँ से मिलता है, ये फॉर्म सबमिट कहाँ होता है, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ देने होते हैं, कहाँ से लेने होते हैं, कितने सेट लगते हैं, इसमें जो फोटो लगती है वो कौन से कलर की होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसकी कितनी कॉपी लगेंगी, ये आईडी का फॉर्म अलग से आता है क्या, और क्या ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है या आईडी बनती है वो कितने साल के लिए बनती है, इसमें हमें फीस कितनी देनी होती है, ये सारा अमाउंट किस वे में देना होता है, क्या डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, क्या चेक देना होता है या कैश देना होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किस मोड से पेमेंट करना होता है, ये सब होने के बाद टाइम कितना लगता है इसमें। तो इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत शॉर्ट है। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि मैंने अभी नवंबर में एनरोलमेंट करवाया है लास्ट 2023 में। तो आई फाउंड दैट no video or no blog is there which may help a budding lawyer or young lawyer or fresh lawyer, or especially if you don't have a background in legal field or you don't have any reference in this field. It is very hard to get things going and get things done because obviously you are not aware about the processes, how these things work. So मैंने देखा कि YouTube पे भी कोई ठीक वीडियो नहीं है जो हमें एक्चुअली बता रही हो कि प्रोसेस क्या है। अब लोग ये बता रहे हैं कि आपको ये फॉर्म है, ये सबमिट कर दो। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप बेसिक्स से तो बताओ। मेरी तो ये शिकायत रही है। तो ऑब्वियसली टू एड्रेस दीज इशू, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का रीज़न है। और मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि जो मेरे को समझ में आया है अब तक लॉ में और इस फील्ड में, मैं इसको शेयर भी करूँ लोगों के साथ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जो फॉर्म मिलता है बार काउंसिल का, ये एक्चुअली जो फॉर्म है ये ग्रीन कलर का होता है। ये है दिल्ली स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म है। इसको आप कैसे सबमिट करते हो, ये कहाँ से मिलता है, सबसे पहले तो ये बात। सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म मिलता है आपको दिल्ली हाई कोर्ट से। आपको दिल्ली हाई कोर्ट आना है। दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पास बनवाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो इस चीज के लिए, क्योंकि जो पास है, ये जो पास है, ये पास आपको कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर जाने के लिए बनाना होता है। जो कोर्ट, जैसे कोर्ट नंबर 1 है, कोर्ट नंबर 2 है, कोर्ट नंबर 20, 24, इस तरह की जो बिल्डिंग कंपाउंड वाला एरिया है ना कोर्ट का, उस कोर्ट के अंदर एंट्री के लिए आपको पास बनवाना पड़ता है। बट हमारा जो काम है वो ऑफिस वर्क है। तो जो अदर बिल्डिंग्स है हाई कोर्ट की वो ओपन है। अगर आप एनरोल्ड नहीं है, आपके पास आपका कॉलेज आईडी होगा, आधार कार्ड होगा, तो आप हाई कोर्ट आइए, आप वो आईडी दिखाइए, आप बताइए कि मुझे सिर्फ फॉर्म लेना है। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो आप एक फॉर्म आता है, तो एक फॉर्म आता है इस पे, इसके लिए पास का फॉर्म आता है। आप जो पार्किंग गेट है, गेट नंबर 6 में जो पार्किंग है, उसी पार्किंग के पास इनका ऑफिस है। वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। वहीं से आप अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी उसको लगा दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए दैट यू हैव टू गो एंड गेट अ फॉर्म फॉर एनरोलमेंट इन दिल्ली बार। उसके बाद आप एंट्री ले लीजिए। आप एंट्री लेंगे, उसके बाद यहाँ आपको जाना कहाँ है, यहाँ आप जाएंगे हाई कोर्ट गेट नंबर 6 से एंट्री लेंगे, और एंट्री के बाद आप लेफ्ट लेंगे। आप किसी से भी पूछिएगा ग्लास कैंटीन का है, ग्लास कैंटीन के पास ही इसकी बिल्डिंग है। और आपको पूछना है कि बीसीडी का फॉर्म, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। उसके सेकंड फ्लोर पे राइट में दरवाजा है और दरवाजे पे भी लिखा होगा बीसीडी। तो आप अंदर जाइए, फॉर्म लीजिए। फॉर्म कैसे मिलेगा, अब फॉर्म लेने के लिए आपको सबसे पहले डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाना होगा। जिसके नाम से फॉर्म चाहिए आपको, उसका नाम, उसका बस नाम चाहिए आपको, और वो आपसे 1,000 रुपए लेंगे। ये फॉर्म 1,000 रुपए का आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली लिखा है जिस फॉर्म पे, ये एनरोलमेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। ये टोटल आई बिलीव पेजेस का होता है, जो
ये टोटल 11 पेज का फॉर्म होता है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट पेज। तो 11 और ये 12 13, और इसके बाद अंडरटेकिंग होती है 14 15 16 17 18, 17-18 पेज का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को भरना कैसे है ये भी बता देता हूँ। तो ये फॉर्म आप वहां से ले लेंगे। इस फॉर्म की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, तो रिलैक्स, आप इस फॉर्म को कभी तक भी सबमिट करके दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, इस फॉर्म को लेने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी कि आपने एक फॉर्म लिया है। इस फॉर्म का एक नंबर है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपको कैसे क्या भरना है। पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, और इस पूरे फॉर्म को कोशिश कीजिएगा कि बोल्ड लेटर में भरें, बोल्ड लेटर्स यूज कीजिएगा। इसमें आप सबसे पहले अपने इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट। जैसे मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है तो मैंने अशोक कुमार चौधरी लिखा है। उसके बाद आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो नाम है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है जैसे एलपीयू है, या मान लीजिए ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम मांग रहे हैं वो। जैसे मेरी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय मैंने इंदौर से लॉ किया है। और उसके बाद ये जो डिपॉजिटिंग डेट है ये वो खुद भरते हैं जिस दिन आप ये फॉर्म डिपॉजिट करते हैं, वो भी बताऊंगा कहाँ करते हैं डिपॉजिट। इसके बाद अगर आपका कोई भी गैप सर्टिफिकेट है तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ता है इसके साथ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपके नाम और यूनिवर्सिटी के नाम के बाद, ये सब नीचे का पूरा वही लोग भरेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एनरोल्ड अप्रूव्ड है बाय बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपको वहां पे यस लिखना है, नो नहीं लिखना है। ऑब्वियसली एनरोल होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है बाय दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप ये चेक कर लीजिए जिस भी लॉ कॉलेज से आपने पढ़ाई की है या पढ़ रहे हैं, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं। आपने कॉलेज की वेबसाइट खोली है, वेबसाइट पे चेक कीजिए, उनकी नोटिफिकेशन में होगा, होम पेज पे होगा, कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो उसका ध्यान रखिए। ये है पेज नंबर 2। वैसे ये जो फर्स्ट और सेकंड पेज है इनकी नंबरिंग नहीं है, ये फॉर्म यहाँ से शुरू होता है जहां से मैंने फोटो लगाई है। तो कमिंग बैक टू पेज नंबर 2, इसमें आपको मेंशन करना है कि आपने किस स्कूल से 12th की है। तो मैंने सीबीएसई से की है। कौन सी ईयर में की है? 2016 में की है। कितने नंबर आए थे? मेरे 600 में से 374 नंबर आए थे। एंड 374 का जो परसेंटेज है वो बनता है 62.3%। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? अगर आप एलएलबी करने के बाद एनरोलमेंट करवा रहे हैं तब ये प्रोसेस है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की है 2019 में। मेरे 400 में से 217 नंबर आए थे और मेरा 54.2% बना था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, अगर आपने किया है तो प्लीज मेंशन कीजिए। उसके बाद एलएलबी, उसके बाद जो मैंने एलएलबी की है, अगर आपको ये जो देख रहे हैं आप कैलेंडर टाइप लग रहा है आपको, ये कैलेंडर नहीं है एक्चुअली, ये हर सेमेस्टर वाइज है। जैसे मेरा जो 3 ईयर में मैंने लॉ किया है, हर एक साल में 2 सेमेस्टर थे, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक 6 महीने में मेरा एक सेमेस्टर था, तो मेरा सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने सेमेस्टर वाइज मेंशन किया है यहाँ पे। देखेंगे आप अगर, तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जुलाई में हुआ था 2021 में, 600 में से 436 नंबर आए थे, 72.6%। इसी तरह से सो ऑन। अगर आपका ईयरली है तो यहाँ पे 3 बार में आप लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दैट्स ऑल। और बस परसेंटेज। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो प्लीज मेंशन करें, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे लॉ कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो इस सोच को निकाल दीजिए कि लोगों को कैसा लगेगा या कैसा नहीं लगेगा। ठीक है, रिजर्वेशन लेना या नहीं लेना, इट्स योर चॉइस। रिजर्वेशन लेने से अच्छा होता है कि अगर आपका कुछ कंसेशन मिलना होगा उस रिजर्वेशन कोटे से तो आपको वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका 13,500 समथिंग जो अमाउंट है वो लगता है
14,500 नहीं लगता है, जैसे कि इस फॉर्म में ही मेंशन है जो अमाउंट है, इसमें जो अमाउंट दे रखा है आप देखेंगे तो जो पहली बार एनरोलमेंट करवा रहे हैं फ्रेशली एनरोल्ड लोग जो हैं उनका 14,450 रुपए दिखाता है। बट अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या OBC से हैं तो आपका 13,800 या 500 समथिंग लगता है, वो आपको बता देते हैं वहां पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज खत्म। इसके बाद आता है पेज नंबर 1। एक्चुअली फॉर्म के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 1 ये है। तो जैसा मैंने बताया कि आप जब फॉर्म लेने जाते हैं हाई कोर्ट तो फॉर्म में आपका नाम पूछते हैं वो, तो ये देखिए मेरा नाम पूछा था, इशू किया था किसको, मेरे को, अशोक कुमार चौधरी को। और किस डेट को किया था, देखिए 11/9/23 में किया था इन्होंने। और चालान नंबर वो खुद भरते हैं। और ये देखिए सेल रिसिप्ट, मैंने आपको बताया था कितने का फॉर्म है, 1000 रुपीज का। देखिए 1000 रुपीज ICICI बैंक से मैंने पेमेंट किया था। उसके बाद आपको इसमें फोटो लगानी है। फोटो जो है, फोटो का ध्यान रखिएगा, फोटो आपको ब्लैक कोट पैंट में करवानी है, ब्लैक टाई के साथ, व्हाइट शर्ट, और जो बैकग्राउंड है फोटो का वो व्हाइट रखिएगा। मैंने मिस्टेक ये की थी, मैंने ब्लू बैकग्राउंड में फोटो लगा दी थी। एक्चुअली कोई इशू नहीं है, बट व्हाइट थोड़ा क्लियर दिखता है, इसीलिए हर कोई ये बोलता है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो लगाइए फॉर्म्स में। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ब्लू के साथ भी लगा दे तो कोई इशू नहीं है, बट आप नहीं चाहेंगे कि आप इतनी दूर से जाएं। ये फॉर्म सबमिट होता है श्री फोर्ट में। श्री फोर्ट एक जगह है, BCD का ऑफिस है वहां पर, BCD दिल्ली का। तो वहां ये फॉर्म सबमिट होता है। अब आप वहां जाएं ब्लू फोटो लगा के और वो ऑब्जेक्शन रेज कर दें कि यार ब्लू फोटो क्यों है, तो आप वही तो बेकार है वो। इसीलिए आप शुरू से ध्यान रखें, मैंने मिस्टेक की है, मैं अपनी मिस्टेक से सीखा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करें। उसके बाद आपका तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ये सब छोड़ दीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा यहाँ पे, क्या है, अशोक कुमार चौधरी, यानी जो आपका नाम होगा यहाँ आएगा, सब कैपिटल में लिखना है। उसके बाद नंबर 1 परमानेंट एड्रेस, ये मेरे गांव का एड्रेस है। फिर उसके बाद आपका टेम्पररी एड्रेस जहां आप अभी रहते हैं। उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये तो आप लिख ही लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और आपको जो जो नहीं समझ में आया वो लिखिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, खाली फॉर्म लेके जाइए, जितना नहीं समझ में आ रहा वही भरेंगे हम। और मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा, जो भी यंग लॉयर्स हैं आप ध्यान रखिए कि ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी नई ईमेल आईडी है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपनी नई ईमेल आईडी जो है, एक नई ईमेल आईडी एक्चुअली बना ही लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। अगर आप आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली एनरोलमेंट करवा रहे हैं, अब इट्स योर चॉइस कि आप एनरोलमेंट करवा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें या ना करें, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड मेक अ न्यू ईमेल एड्रेस सो दैट यू नो सो द रीजन इज सो टू हैव अ क्लैरिटी। आपकी चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी, और अलग ही रखिएगा, क्योंकि हौश पौश नहीं चाहेंगे आप चीजें, इसलिए ईमेल आईडी अलग रखिएगा, एक नई ईमेल आईडी बनाइएगा। उसके बाद दोबारा आपका नाम आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपके फादर का नाम, फिर आपका सिग्नेचर, फिर कहाँ के रेजिडेंट है, यहाँ आपका इंडिया आएगा, मैंने नहीं लिखा था, मैंने ये वहां जाके लिखा था। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस फॉर्मेट में बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में लिखना है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, फोटो पे एक हल्का सा स्टैंप होगा, ध्रुव गुप्ता ये एडवोकेट है, आपको एक सीनियर एडवोकेट के पास स्टैंप लगवाना है, साइन करवाना है। अब ये, अब मान लीजिए आप किसी को जानते नहीं तो कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए इसका भी मैं रास्ता बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, किसी भी कोर्ट आइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, और अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, बेयर मिनिमम, इफ यू डोंट नो एनीवन, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट स्टार्ट नॉकिंग इन द चेम्बर्स। देयर आर पीपल, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत खराब लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हो सकता है कोई ना कोई एडवोकेट आपका फॉर्म ऐसे ही अटेस्ट करके दे दे, और नहीं करे तो आप साकेत कोर्ट जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 वगैरह जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बाहर एडवोकेट्स खड़े रहते हैं केसेस के लिए। आप घुसते ही पूछते हैं कि क्या करवाना है, ये करवा दें, आपका बेल करवा दें, मैरिज करवा दें, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि सर फॉर्म अटेस्ट करवाना है, उनको बता दीजिए कि मैं 100-500 दे दूंगा, दैट इज नो इशू, बस वो कर देंगे। तो आपका 100-500 रुपए में ये स्टैंप कोई भी लगा देगा। एक्चुअली तो फ्री में ही कर देते हैं, बट अगर आप नहीं जानते किसी को तो बहुत मुश्किल है। तो फील्ड में फ्री में काम कोई नहीं करता है, सबसे बड़ा इशू है। तो ये फोटो अटेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। अटेस्ट क्या कर रहे हैं हम, अटेस्ट ये कर रहे हैं कि मैं इसको जानता हूँ और ये बहुत अच्छा है, बाय नेचर और बाय बाय ऑल मीन्स, कि इसने मैंने इसके साथ काम किया है, और आई फाइंड हिम
suitable to enroll with Delhi Bar Council of Delhi। पेज नंबर 1 हो गया। उसके बाद पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में लॉ डिग्री के पर्टिकुलर्स लिखने हैं। आपने कहाँ से लॉ किया है, किस कॉलेज से किया है? देवी अहिल्याबाई से किया है मैंने, यानी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद आपने कौन सी डिग्री किया है? अगर आपने LLB किया है तो LLB, BLLB किया है 5 ईयर कोर्स तो 5 ईयर कोर्स। कब से कब तक किया है? 20 से 23 में किया है। कहाँ से किया है? कॉलेज कहाँ था? कॉलेज मैंने कंप्लीट किया है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, यानी यहाँ मेरे कॉलेज का नाम आएगा। अगर आपने CLC से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपका यहाँ पे CLC आएगा। उसके बाद रेगुलर अटेंडेंस, ये जो रेगुलर अटेंडेंस है इसका बहुत इश्यू हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर दें फॉर्म के साथ ही। क्या है, इस फॉर्म को आप अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि रेगुलर सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं उनके यहाँ। तो आपको रेगुलर सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा, भले ही पैसे लेके लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज वाले रेगुलर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं अटेंडेंस का। तो जिसको रेगुलर सर्टिफिकेट चाहिए था और इमरजेंसी में चाहिए था, दे हैड टू पे एन अमाउंट। आई वोंट रिवील द अमाउंट। तो वो अमाउंट हमें देना पड़ा, सेड अमाउंट। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें एक सर्टिफिकेट दिया अटेंडेंस के, हाँ हम रेगुलर स्टूडेंट्स थे एंड वी हैव केम हियर एंड वी हैव कंप्लीटेड द 75% अटेंडेंस। उसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है कि ड्यूरेशन कब से कब तक चली। 3 साल चली, 2020 से 23 में। आपकी लैंग्वेज क्या थी कोर्स में? आपने हिंदी में लॉ किया तो हिंदी, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश। एंड जहां जहां मैं जो लिख रहा हूँ देख रहे हैं आप, ये वेदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कुछ नहीं करना है आपको। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सब में यही करना है। कहाँ से? 8, 9। उसके बाद बी में है, देखिए नाम और सिग्नेचर के साथ। अगर आप सिग्नेचर में नाम लिखते हैं तो नाम लिखेंगे, अगर नाम की जगह सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करेंगे। और नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल पूरे में नीचे तक। अगर आपको इसका डाउट लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा तो आप रिस्क मत लीजिएगा। आप वहीं जाके नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, क्योंकि होगा तो नॉट एप्लीकेबल ही, बिकॉज ये एनरोल्ड फॉर्म है। और